नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड के संडे स्पेशल एडिशन में आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड, आपका संडे काफी बेहतर रहा होगा। सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक हम आपको खबरों का डेली डोज तो देते ही हैं, बताते हैं खबरों का बारीक विश्लेषण, लेकिन सप्ताह की सबसे बड़ी खबरों का बेहद बारीक, सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण कर सकें, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यूज डिकोड संडे स्पेशल। वह आप सब अपनी प्रतिक्रिया हम तक लगातार यूं ही ऐसे ही पहुंचाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड संडे स्पेशल। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम आज एक अहम मुद्दे को डिकोड करेंगे आपके सामने, लेकिन उसके पहले इस सप्ताह की 5 बड़ी खबरें, 5 टॉप खबरें क्या हैं, इसको भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ में, जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। ईडी ने दावा किया कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक अधिसूचना जारी हो गई। 17 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 19 अक्टूबर को इसका नतीजा आ जाएगा, यानी 19 तारीख तक देश को पता चल जाएगा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को आगे कौन लीड करेगा। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह बात उन्होंने पहले भी की थी, इस हफ्ते भी स्पष्ट हुई। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा भी कुछ नाम है। मनीष तिवारी, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अब कौन चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने की नौबत आती नहीं आती, ये इस हफ्ते स्पष्ट होगा। एक बड़ी घटना उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुई। अंकिता भंडारी मर्डर केस सामने आया, जिसकी सारे देश में चर्चा हुई। वजह बड़े नेताओं का लिंक। आरोपी भाजपा नेता का बेटा है। इसके रिजॉर्ट को लोगों ने गुस्से में ढा दिया, उस पर पथराव किया। 19 साल की अंकिता उसी रिजॉर्ट में रिसेप्शन पर काम करती थी। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं और इसका खुलासा करने की धमकी उसने दी थी, और इसी के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद में शुक्रवार रात को पुल के जो आरोपी है उसके रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। शनिवार को लोग भी पहुंचे गुस्साए और रिजॉर्ट के पास बनी उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी। इधर कानपुर में परिवार 1.5 साल तक लाश के साथ रहा, ये चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। 35 साल के आयकर अधिकारी विमलेश सोनकर की कोरोना की दूसरी लहर में 22 अप्रैल 2021 को मौत हो गई थी। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन परिवार को लग रहा था कि विमलेश मरा नहीं है, वो कोमा में है। जहां लाश को रखा गया उस घर में 10 से ज्यादा मेंबर्स रहते हैं। शुक्रवार को इस बात का खुलासा तब हुआ जब विमलेश के लगातार ड्यूटी पे ना पहुंचने पर आयकर विभाग की टीम उनकी तलाश करते करते उनके घर तक आ गई। वहां टीम को कमरे में विमलेश की मम्मी जैसी लाश मिली। और एक खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में इस हफ्ते रही, वो है ईरान की, जहां लोग हिजाब को जलाकर विरोध करते दिखे और यह दिनों दिन बढ़ता जा रहा। हिजाब को इसलिए जलाते नजर आए क्योंकि ईरान सरकार ने हिजाब पहनना अनिवार्य किया। हाल ही में ईरान में महासा अमनी नाम की युवती की हिजाब न पहनने पर गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस हिरासत में ही मृत्यु हुई। महिला की मौत के बाद से ईरान में हिजाब को अनिवार्य की जगह फिर वैकल्पिक करने की मांग की जाती रही। धर्म या मजहब एक बेहद निजी मामला है। हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का हक है, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म के अनुसार उसके रस्म रिवाज यानी प्रथाओं का पालन कर सकता है। लेकिन अगर अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने की जिद समाज संस्थाओं की व्यवस्थाओं से टकराव की वजह बनने लग जाए तो एक अंतहीन बहस का जन्म होता है। आज हम एक ऐसी ही वजह को, एक ऐसे मुद्दे को विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे, डिकोड करेंगे। आज हमें सबसे पहले महात्मा गांधी को याद करना पड़ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था एक बात जो उन्होंने सबको बताई थी कि महिलाओं को पर्दे की गुलामी से बचाना चाहिए।
अगर आधी आबादी एक खराब प्रथा की वजह से पंगु बनी रहती है तो हम कभी भी स्वतंत्र और महान राष्ट्र होने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इस आकांक्षा को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? उनका यह कथन अपने आप में आधार है आज उपजती एक नई समस्या जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपने आज के असल मुद्दे पर। दरअसल इस वक्त बहस इस बात पर की जा रही है कि क्या कॉलेज कैंपस में, क्या शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के नियमों के मुताबिक ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि पूरा मामला है क्या। चलिए पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले जो घटनाक्रम घटा है जिसकी वजह से हम ये स्पेशल एडिशन आप तक पहुंचा रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट देखें। हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी जिले से हुई। अक्टूबर 2021 में सरकारी पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 को 6 छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में नहीं जाने दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 3 फरवरी 2022 को पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को फिर रोका गया। इसके बाद 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिजाब पहनकर स्कूल आने वाली मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में आ गए। 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133(2) लागू कर दी, जिसके अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यह आदेश सरकारी और निजी दोनों कॉलेजेस पर लागू किया गया। कई राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की। सरकार के ड्रेस कोड अनिवार्य वाले आदेश के खिलाफ लड़कियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। 8 फरवरी को विवाद ने हिंसक रूप लिया। शिवमोगा का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कॉलेज छात्र तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लगाता दिखा। फिर उडुपी जिले के एमजीएम कॉलेज में हिजाब और भगवा के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ हिजाब पहने छात्राएं कॉलेज में पहले आईं, तो दूसरा पक्ष भगवा पगड़ी और शॉल डालकर कॉलेज पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 70 दिन से ज्यादा चले विवाद पर सुनवाई की और 15 मार्च को छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता। तो हालांकि ये मामला इतना बढ़ता गया कि हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला भी सुनाया और अपने फैसले में हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा है कि क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर छात्र चाहे जो कोई ड्रेस पहन लें, लेकिन कक्षा के भीतर क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन करना होगा। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। यह भी इस स्पेशल बेंच ने इस फैसले में अपना खास तौर पर वर्डिक्ट देते हुए कहा। इस पूरे विवाद के कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने 3 सवाल पूछे और फिर उनके जवाब भी दिए हैं। अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक रिवाज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करें, पर स्टूडेंट आपत्ति इस पर नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कूलों का अधिकार है, संस्थाओं का अधिकार है। अदालत ने कहा सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है, जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं वो गलत है। अब सवाल ये उठता है कि हिजाब पर पाबंदी कितनी जायज है? क्या इससे छात्राओं के संवैधानिक हुकूक का उल्लंघन होता है? ये सब हम डिकोड करेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं हिजाब होता क्या है। हिजाब, बुर्के, नकाब, ये जब हम सुनते हैं शब्द तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हिजाब की बात। हिजाब एक ऐसा हेड स्कार्फ है जो छाती और सिर को ढकता है। एक प्रकार का घूंघट होता है जिसे कुछ मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार के बाहर अजनबियों या पुरुषों की मौजूदगी में पहना करती। ये हिजाब की बात हो गई। हिजाब के साथ साथ कुछ और चीजें जैसे नकाब,
नकाब एक घूंघट है जो चेहरे को ढकता है, लेकिन आंखों का जो हिस्सा है, क्षेत्र है, वो खुला रहता है। आमतौर पर इसे हेड स्कार्फ के साथ पहना जाता है और इसे अक्सर मुस्लिम महिलाएं हिजाब के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, पहनती हैं। ये हो गई दो चीजें। अब बात बुर्के की। बुर्के को भी समझते हैं। बुर्का और नकाब अक्सर भ्रमित करते हैं, लेकिन नकाब चेहरे को ढकते हैं, आंखों को खुला छोड़ देते हैं, जबकि बुर्का पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक, जमीन तक ढकता है। इसके अलावा शायला नामक एक पोशाक और है। मुस्लिम महिलाओं, खासकर ईरान में, सिर को ढकने, घूंघट और शॉल के संयोजन के तौर के ऊपर इसे हम महिलाओं को पहना देखते हैं। यह एक बड़ा सा कपड़ा होता है। तो ये हो गई अलग अलग चीजें जिन्हें मुस्लिम रवायत के मुताबिक पहना जाता है। महिलाएं इसे अक्सर आपको पहने हुए दिखाई पड़ती हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इनकी डिटेल आपको बताई। और अब वक्त है हिजाब के इतिहास और उसके धार्मिक महत्व को समझने का। आखिर हिजाब कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इसका धार्मिक महत्व है, इसकी अनिवार्यता पर क्या कहते हैं मुस्लिम धर्म के ग्रंथ, देखें रिपोर्ट। ये हिजाब है जिसका इतिहास बेहद पुराना है। माना जाता है कि हिजाब का इस्तेमाल मेसोपोटामिया सभ्यता के दौर में शुरू हुआ। शुरुआती दौर में तेज धूप, धूल और बारिश से सिर के बचाव के लिए लिनेन के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इसे सिर पर बांधा जाता था। 13वीं शताब्दी में लिखे गए प्राचीन एसीरियन लेख में भी इसका जिक्र मिला है। हालांकि बाद में इसे धर्म से जोड़ा गया। इसे महिलाओं, बच्चियों और विधवाओं के लिए पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसे धर्म के सम्मान के प्रतीक के तौर पर पहचान मिली। इस्लामी विधि शास्त्र के सभी 4 स्कूलों शफी, हनफी, हनबली और मलिकी में साफ तौर पर बताया गया कि महिला के बालों को खास तौर पर गैरों के सामने ढका जाना चाहिए। इस नजरिए से ये इस्लाम का अटूट हिस्सा है। लेकिन यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि इस्लाम में हिजाब या स्कार्फ एक जरूरी मजहबी रवायत है। लेकिन अगर कोई स्कार्फ या हिजाब नहीं पहनता तो इसे इस्लाम में हराम या गैर कानूनी नहीं कहा गया। कहने का मतलब ये कि इस्लाम में ये आवश्यक तो है कि आप पर्दा करें या कोई खास पोशाक पहने, लेकिन इस्लाम की कोई तय ड्रेस कोड नहीं है, सिवाय इसके कि वो हमेशा शरीर को ढकने पर जोर देते हैं। तो मूल बात यह कि आवश्यक तो बताया गया, लेकिन अनिवार्य नहीं बताया गया, मैंडेटरी नहीं बताया गया। और अब वक्त हो गया है भारत में हिजाब विवाद के संवैधानिक पक्ष को समझने का। चलिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं, डिकोड करते हैं। कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्राओं और उनके वकीलों के तर्क सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, जान लीजिए। उनका यह कहना है कि कॉलेज में हिजाब पहनने से रोकना आर्टिकल 25(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) और 21 का उल्लंघन है। यानी हिजाब पहनने से रोकना दरअसल मौलिक अधिकारों का हनन है। हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाने से रोका गया तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार और धर्म का पालन करने का अधिकार, इन सभी का उल्लंघन होगा। यह तर्क है उनका। दूसरा तर्क भी जान लीजिए। जब सिख के पगड़ी, हिंदू के तिलक और क्रिश्चियंस के क्रॉस पर बैन नहीं है तो आर्टिकल 19(2) के तहत हिजाब पर भी बैन नहीं होना चाहिए। तीसरा तर्क, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 जिसमें धर्म को मानने और उसे प्रैक्टिस करने की आजादी के हक में 3 बंदिशें हैं: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। क्या हिजाब से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ का कोई उल्लंघन होता है? नहीं होता। इसीलिए कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए। ये उनके वकीलों के तर्क हैं जो उन्होंने अदालत में रखे। अब कॉलेज में हिजाब न पहनने देने के फैसले के समर्थन में जो तर्क कोर्ट में पेश किए गए, इसे भी समझें, इसे भी डिकोड करते हैं। क्या स्कूल कॉलेज एक नियम जारी नहीं कर सकता? अगर कोई स्टूडेंट मिडी में कॉलेज आने की डिमांड करने लग जाए, जिद करने लग जाए, कहे कि ये उसका मौलिक अधिकार है, तो क्या ये अराजक स्थिति नहीं बना देगा? हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार है, सच है। लेकिन क्या इसे किसी ऐसे शिक्षण संस्थान के दायरे के भीतर लाया जा सकता है जिसका खुद का अपना ड्रेस कोड है और सबके लिए एक समान है? दूसरा तर्क, हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा हो सकती है या नहीं, यह बहस का मुद्दा है। लेकिन हम एक सेकुलर देश में हैं, एक ऐसे देश में हैं जो सभी धर्मों का एक समान
आदर करता है। सरकार ड्रेस कोड रेगुलेट कर सकती है, यह भी हमने आपको बताया। तीसरा जो तर्क दिया गया अदालत के भीतर, अगर हिजाब धर्म से जुड़ा है तो क्या यहां सरकारी संस्थान में धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत सबको दी जाएगी। चौथा तर्क, कुछ छात्राएं हिजाब पहन रही हैं, जिसके बाद कुछ ने भगवा शॉल ओढ़ लिया, कॉलेज आना शुरू कर दिया, एक टकराव की स्थिति बनी, पूरा माहौल अनियंत्रित होने लगा और इसके आसार बनने पर आखिरकार सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, इसमें आदेश जारी करना पड़ा। सरकार छात्राओं से हिजाब पहनने या ना पहनने के लिए नहीं कह रही है, सिर्फ उन्हें यूनिफॉर्म कोड का पालन करने के लिए शिक्षण संस्थानों के भीतर जो ड्रेस कोड तय है उसका पालन करने के लिए कह रही है, जिस पर यह पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे विवाद में अगर आप देखें तो कहीं एक जिद नजर आती। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबका अपना अपना पक्ष है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है। देखते हैं यह फैसला क्या आता है। लेकिन अब जरा दुनिया में हिजाब को लेकर क्या हो रहा है, जरा इस बात को भी जान लेते हैं, अपनी समझ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका था। बेल्जियम में पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में बैन कर दिया गया था। नवंबर 2016 में नीदरलैंड्स के सांसदों ने सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन के दौरान सफर में पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर रोक का समर्थन किया। फिर अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया। जून 2018 में नीदरलैंड्स ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया। इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नकाब पर प्रतिबंध है। ये दुनिया के हर मुल्क का हाल है जहां इसे लेकर विवाद उठा। अब हम संडे स्पेशल के पहले सेगमेंट के अंतिम दौर में आ चुके हैं और यहां यह साफ है कि हिजाब का मामला बेहद पेचीदा है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर की वे कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के प्रभाव में ऐसा कर रही हैं। कर्नाटक सरकार के मुताबिक पीएफआई ने सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाया जिसका मकसद था लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करके उपद्रव फैलाना, माहौल बिगाड़ना। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चियों ने अचानक से तय कर लिया हो कि वे हिजाब पहनेंगे और इतना बड़ा बखेड़ा हुआ। यह सब पूरी तरह से प्लान, षड्यंत्र के तहत किया हुआ लगता है। ये बच्चे वही कर रहे थे जो पीएफआई उनसे करवा रहा था। इस सारे विवाद में हम भूल गए कि इसके मूल में क्या है, इसके जड़ में क्या है। क्या महिलाओं को अपनी पहचान छिपानी चाहिए? इसके लिए क्या हिजाब बुर्का पहनना चाहिए? इस तरह की सोच आखिर महिलाओं के हित में कैसे आप कह सकते हैं? वास्तव में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गहन विचार होना चाहिए। जिस परिधान यानी हिजाब बुर्के के पीछे पितृसत्तात्मक मानसिकता काम कर रही हो उसे महिलाओं के अधिकारों के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण भला और क्या हो सकता है। बात केवल इस दुर्भाग्यपूर्ण चिंतन की नहीं है, हम यह भी देख रहे हैं कि यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारत में, हमारे देश में हिजाब बुर्के पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही। यह दुष्प्रचार कुछ बाहरी ताकतों की ओर से भी किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है और यह हकीकत है, केवल इतना कहा जा रहा है कि स्कूल का जो अपना ड्रेस कोड है, शिक्षण संस्थाओं की जो अपनी मर्यादा है, वो सभी छात्र छात्राओं पर एक समान लागू होती है और उसका पालन सभी को करना चाहिए। अगर कर्नाटक की छात्राओं के लिए हिजाब इतना जरूरी है तो 2019 में जब केरल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने अपने करीब 150 शिक्षा संस्थानों में बुर्के को प्रतिबंधित किया, तब वहां यह मुद्दा क्यों नहीं बना? बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल। तो साहब उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आज से एक नई शुरुआत की, टॉप 5 खबरें हफ्ते की आपको बताने की, जो अगले हफ्ते भी आपको जरूर अपडेट होती हुई दिखाई पड़ेंगी, उनके बारे में बताया। साथ ही एक जो बड़ा विवाद चला आ रहा है जिस पर सुप्रीम फैसला आना है हिजाब का, उस पर भी आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी। हिजाब विवाद को उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे। ये भी उम्मीद देश कर रहा है कि इस विवाद का जल्दी अंत होगा। आज के न्यूज डिकोड के संडे स्पेशल एडिशन में बस इतना ही। कल से फिर प्रतिदिन की तरह आपसे मुलाकात होगी शाम को 8:55 पर, ताकि दिन की बड़ी खबरों को हम डिकोड कर सकें। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।